प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने देखा था कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं वो एक प्रगामी तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं और उसमें विद्युत और चुम्बकीय जो क्षेत्र हैं वो एक तरंग की तरह ही कंपित होते हैं, क्योंकि उनके कंपन के लिए जो मुझे समीकरण मिली थी वो तरंग प्रगामी तरंग के संचरण के अनुरूप ही मुझे मिली थी, जिससे मुझे ज्ञात हुआ कि आप जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं वो जो माध्यम में चलती हैं वो 1/√μ वेग से चलती हैं और निर्वात में इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। आज हम देखने जा रहे हैं समतल विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कुछ गुण। तो सबसे पहले इनकी प्रवृत्ति है कि अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। हम समझ चुके हैं अब तक कि जो तरंगें हैं वो दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें वो होती हैं जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, और अनुदैर्ध्य तरंगें वो होती हैं जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि आपके पास जो समतल चुम्बकीय तरंगें हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, उनकी जो प्रकृति है वो अनुप्रस्थ प्रकृति है, यानी उसमें जो विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के जो घटक हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करेंगे। हमें सिद्ध करना है। तो हमने मान लिया आपके पास कि हम जानते हैं कि कुचालक माध्यम के लिए आवेश घनत्व और धारा घनत्व का मान 0 होता है, और मान लिया हमने कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है वो x अक्ष के अनुदिश संचरित हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र का कंपोनेंट है वो x और t का कोई फंक्शन होगा, और जो चुम्बकीय क्षेत्र का घटक है वो भी x और t का कोई कंपन होगा, और इनके वेरिएशन, चूंकि तरंग x दिशा में जा रही है, इनके वेरिएशन y और z दिशा में 0 होंगे। अब हम मैक्सवेल समीकरणों को देखें तो मैक्सवेल के प्रथम समीकरण से चूंकि डाइवर्जेंस ऑफ E = 0 है और विद्युत क्षेत्र y और z दिशाओं पर निर्भर नहीं है, इसलिए y के साथ भी विद्युत क्षेत्र के घटक का जो वेरिएशन है वो 0 होगा, और z दिशा के साथ भी जो विद्युत क्षेत्र के घटक का वेरिएशन है वो 0 होगा। और जब हम इन दोनों को 0 रखते हैं तो मेरे पास डाइवर्जेंस ऑफ E = 0 से मिल जाता है कि इसके x कंपोनेंट का, विद्युत क्षेत्र के x कंपोनेंट का जो वेरिएशन है x के साथ वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार मैं डाइवर्जेंस ऑफ P0 की बात करूं तो चूंकि मैंने देखा है कि विद्युत जो चुम्बकीय क्षेत्र है वो भी y और z पर निर्भर नहीं है, इसलिए चुम्बकीय क्षेत्र के घटकों के y के साथ वेरिएशन और z के साथ वेरिएशन का मान 0 होगा। इसलिए डाइवर्जेंस ऑफ B से मुझे मिलेगा कि चुम्बकीय क्षेत्र के x घटक का वेरिएशन भी x के साथ क्या होगा, 0 होगा। और मैक्सवेल का जो तृतीय समीकरण है कि कर्ल ऑफ E = -∂V∂t, अगर मैं उसमें ये मान रखूं तो ये एक मैट्रिक्स अगर मैं रखती हूँ तो इस मैट्रिक्स में जब मैंने मान रख दिए, क्योंकि डेल y डेल z का मान मैंने 0 कहा है, क्यों, क्योंकि तरंग x दिशा में संचित हो रही है, और इसका मान किसके बराबर है, -del t of b का। तो b का मान हमने मान रख दिया है इसके सदिश फॉर्म में कि i कैप bx प्लस j कैप by प्लस k कैप bz, और इसका वेरिएशन हम किसके साथ देख रहे हैं, समय के साथ देख रहे हैं। और मैक्सवेल के समीकरण के अनुसार जब मैं इनका कंपैरिजन करती हूँ तो साफ दिख रहा है मुझे कि i कैप का जो घटक है वो 0 होगा। इसी तरह मेरे पास जो वेरिएशन मेरे पास आएगा कि डेल x ऑफ जो मैं मान निकाल रही हूँ समय के साथ कि डेल bx डेल t का मान मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि i कैप का घटक अगर मैं देख रही हूँ तो 0 है। तो यहाँ पर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जब मैं कंपैरिजन करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है कि डेल t ऑफ bx का मान 0 होगा। पहले मुझे क्या मिला था, डेल x ऑफ bx का मान क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह कर्ल ऑफ चौथा समीकरण जो है मैक्सवेल का कि कर्ल ऑफ B = μ डेल E डेल t, इससे जब मैं कंपैरिजन करती हूँ तो मुझे मिल जाता है कि डेल t ऑफ Ex = 0। सिमिलर बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमने यहाँ कंपैरिजन किया था। तो ये पाया कि जब मैं x कंपोनेंट का वेरिएशन का कंपैरिजन करती हूँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो मुझे bx का वेरिएशन समय के साथ 0 मिलता है। इसी तरह यहाँ पर चौथे समीकरण से मैक्सवेल के मुझे जो विद्युत क्षेत्र के x कंपोनेंट का वेरिएशन है समय के साथ वो 0 मिलता है। तो इन समीकरणों को जब मैं देखती हूँ तो इसका मतलब मुझे मिलता है कि विद्युत क्षेत्र का जो वेरिएशन है x कंपोनेंट का वो स्थिति के साथ भी और समय के साथ भी 0 है, यानी समय और जो कि इसका डिफरेंशियल दोनों के साथ 0 है। तो जो विद्युत क्षेत्र का x घटक है वो दूरी के साथ भी और समय के साथ भी नियत है। इसी तरह जब मैं चुम्बकीय क्षेत्र के लिए देखती हूँ तो चुम्बकीय क्षेत्र का वेरिएशन x के साथ, इसके x कंपोनेंट का जो वेरिएशन है वो x के साथ भी और t के साथ भी 0 है। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि जो चुम्बकीय क्षेत्र का x घटक है वो भी स्थिति और दूरी के साथ नियत है।
तो इस प्रकार से जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हैं उन दोनों के घटक ही समय और स्थिति के साथ नियत हैं, लेकिन तरंग गति में हम जानते हैं कि इन क्षेत्रों के मान निरंतर बदलने चाहिए और इसलिए ये नियत होना संभव नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि Ex और Bx के मान क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। और जब Ex और Bx के मान शून्य हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र का x घटक और चुंबकीय क्षेत्र का x घटक जब शून्य हो जाता है तो मुझे क्या मिलेगा, इसका मतलब जो विद्युत क्षेत्र है वो भी केवल y और z पे डिपेंड होगा। तो उसको मैं लिख सकती हूँ कि E = j कैप EY प्लस k कैप EZ। इसी तरह चुंबकीय क्षेत्र का B का x घटक शून्य है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र भी केवल y और z पे ही डिपेंडेंट होगा और उसका मान मुझे मिलेगा j कैप BY प्लस k कैप BZ। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि जब मैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तरंगों के संचरण की दिशा को x दिशा मान लेती हूँ तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो घटक मुझे मिलते हैं वो y और z डायरेक्शन में मिलते हैं। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो कंपन हो रहे हैं वो तरंग संचरण की दिशा जो कि मैंने x मानी थी उसके लंबवत आए हैं, या तो y में आएंगे या z में आएंगे। तो इस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगों को मैं कह सकती हूँ कि उनकी प्रकृति कैसी है, अनुप्रस्थ है। क्यों? क्योंकि उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो कंपन हो रहे हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हैं। अब हमने यहाँ भी दिखाया है इस वेव के द्वारा कि ये तरंग किस दिशा में संचरित हो रही है। विद्युत चुंबकीय तरंग x दिशा में संचरित हो रही है, तो एक y दिशा में x दिशा में तरंग संचरित हो रही है। तो अगर विद्युत क्षेत्र के कंपन मैंने y दिशा में दिखाए हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के कंपन किस दिशा में है, z दिशा में है। अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि एक और गुण इसमें है कि यह अनुप्रस्थ प्रकृति तो है ही कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के जो कंपन हो रहे हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हैं। साथ ही ये दोनों क्षेत्र आपस में भी क्या हैं, लंबवत दिशाओं में कंपित होते हैं, ये हमें दिखाना है। यानी कि समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। अब मुझे ये भी सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि हम देख चुके हैं कि x दिशा में जब मैंने संचित होती हुई विद्युत चुंबकीय तरंग मानी है तो उसके लिए x कंपोनेंट विद्युत क्षेत्र का और चुंबकीय क्षेत्र के x कंपोनेंट का मान मुझे शून्य मिलता है, और विद्युत क्षेत्र के जो कंपोनेंट मुझे मिलता है इस प्रकार से मिलता है कि वो y और z में है। तो यानी E को मैं लिख सकती हूँ j कैप EY प्लस k कैप EZ। और इसी तरह चुंबकीय क्षेत्र भी मुझे उसके तरंग संचरण के लंबवत दिशा में मिलता है, तो B को भी मैं लिख सकती हूँ j कैप BY प्लस k कैप BZ। तो इस तरह से अगर मैं विद्युत क्षेत्र को देखूं तो विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण मैं व्यक्त कर सकती हूँ लिख सकती हूँ EY² प्लस EZ² की पावर हाफ के बराबर। आप चाहें तो इसको यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में दिखा के या मॉडुलस के परिणामी को दर्शाने के लिए इसका हम वेक्टर लगा के इसका मॉडुलस हम से भी हम इसको दर्शा सकते हैं। अब जब चुंबकीय क्षेत्र का अगर मैं इसका मतलब जो कंपन हो रहे हैं वो y और z में है तो EY का मान मैं लिख सकती हूँ E0y साइन ओमेगा t माइनस k, क्योंकि एक तरंग कौन सी दिशा में चल रही है, x दिशा में चल रही है, इसलिए विद्युत क्षेत्र के घटक के y घटक को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र के z घटक को भी हम लिख सकते हैं कि EOZ साइन ओमेगा t माइनस kx के रूप में। क्यों? क्योंकि और ये भी हम जानते हैं कि y के साथ वेरिएशन और z के साथ वेरिएशन इन विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के मान के कंपोनेंट के क्या होंगे, शून्य होंगे। तो मैक्सवेल का अगर मैं थर्ड समीकरण यूज करती हूँ जो कि मेरे पास है कि कर्ल ऑफ E = माइनस डेल बी डेल टी, तो यहाँ पर मैंने पुनः वापस ये मैट्रिक्स फॉर्म में निरूपित करके इसको डेल डेल टी ऑफ बी से कंपेयर किया है, जहाँ बी को मैंने पूरे वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है आई कैप बी एक्स प्लस जे कैप बी वाई प्लस के कैप बी जेड से। अब इसको मैं खोलती हूँ तो मुझे आई कैप का कंपोनेंट 0 मिलता है, जिससे मैं पहले ही देख चुकी हूँ डेल बी एक्स डेल टी का मान 0 मिलता है, जिससे हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि आपके पास समय के साथ बी एक्स और स्थिति के साथ नियत होने से इसका मान हमने देख लिया कि ये शून्य होता है। अब दूसरा जे का अगर मैं गुणांकों का कंपैरिजन करती हूँ और इसी तरह के गुणांकों का, यानी वाई दिशा में जो कंपोनेंट मुझे मिल रहे हैं और जो जेड दिशा में कंपोनेंट मिल रहे हैं उनका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब मैं कंपैरिजन करती हूँ तो मुझे साफ दिख रहा है कि माइनस डेल ई जेड डेल एक्स का मान बराबर होगा माइनस डेल टी और डेल टी ऑफ बी वाई के, और डेल ई वाई डेल एक्स का मान बराबर होगा माइनस डेल टी बी जेड के बराबर होगा। तो ये दोनों मान मैं बराबर करती हूँ। तो जो पहले मान मैंने बराबर किया उसके अनुसार मुझे मिला कि डेल ई जेड डेल एक्स इज इक्वल टू डेल टी ऑफ बी वाई। तो यहाँ पर मैंने अब ई जेड का मान रख दिया जो कि मेरे पास था E0z साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी वेव फॉर्म में मैंने इसका मान रख दिया है। अब यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करती हूँ और सॉल्व करती हूँ तो मुझे इसको डिफरेंशियल किया, डिफरेंशियल करने पर मुझे मिल जाता है माइनस के ई जेड साइन का हो जाता है कॉस
कि ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहाँ पे के एक्स का पुनः करते हैं तो मुझे माइनस के मिल जाता है। और ये बराबर किसके है, डेल बी वाई डेल टी के बराबर है। अब मैं डेल टी को यहाँ ले आती हूँ, तो अब इसका इंटीग्रेशन करती हूँ, तो इंटीग्रेशन करने पर मुझे मिल जाता है बी वाई इज इक्वल टू माइनस के ई ओ जेड कॉस का, वापस इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन बन जाता है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ओमेगा टी का से इंटीग्रेशन करते हैं तो अपॉन ओमेगा से हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो इसका मतलब मुझे मिल जाता है बी वाई इज इक्वल टू माइनस के अपॉन ओमेगा ई जेड, क्योंकि ई जेड साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर था, ई जेड के बराबर था। अब यहाँ से के अपॉन ओमेगा को अगर मैं देखूँ तो के मैं जानती हूँ 2 पाई बाई लैम्डा होता है, और ओमेगा 2 पाई न्यू होता है, तो के बाई ओमेगा मैं निकालती हूँ तो न्यू लैम्डा मिल जाता है, और न्यू लैम्डा होता है वेग के बराबर, क्योंकि ये तरंग समीकरण है। तो यहाँ से मुझे मिल जाता है बी वाई इज इक्वल टू माइनस ई जेड अपॉन वी के बराबर। तो इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र का y कंपोनेंट है वो विद्युत क्षेत्र के z कंपोनेंट से इस प्रकार से संबंधित है। अब मैं जब k के गुणांकों को कंपेयर करती हूँ तो मुझे मिल जाता है डेल डेल एक्स ई वाई इज इक्वल टू माइनस डेल बी जेड डेल टी। अब पुनः मैंने ई वाई का मान रखा है ई ओ वाई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और पुनः इसका मैंने डिफरेंशियल किया तो मुझे मिल गया माइनस के ई ओ वाई कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। जैसे पहले हमने काम किया है वैसे ही हम यहाँ भी कर रहे हैं, और ये मान किसके बराबर आ जाता है, माइनस डेल टी ऑफ बी जेड की। अब टी वाले टर्म को इधर ले जाके और बी जेड को एक साइड पे रख के हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो मुझे मिल जाता है कि बी जेड इज इक्वल टू के बाई ओमेगा, ये पूरा ई ओ वाई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स मिलता है मुझे, जो कि ई वाई के बराबर है। तो बी जेड यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र का जेड कंपोनेंट है वो विद्युत क्षेत्र के वाई कंपोनेंट से इस प्रकार से रिलेट हो जाता है कि बी जेड का मान ई वाई अपान वी के बराबर है। अब चूंकि मुझे ये सिद्ध करना है कि ई और बी के मध्य कोण कितना है, क्योंकि अगर मुझे उनको लंबवत प्रूव करना है तो ई डॉट बी का मान 0 होना चाहिए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के घटक का जब मैं डॉट प्रोडक्ट निकालती हूँ और वो 0 मुझे मिलता है तो इसका मतलब उन दोनों के मध्य कोण कितना है, 90 डिग्री है। अब यहाँ से अगर मैं ई डॉट बी का मान निकालती हूँ तो ई डॉट बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ई एक्स बी एक्स प्लस ई वाई बी वाई प्लस ई जेड बी जेड। अब यहाँ पे मैंने चूंकि ई एक्स और बी एक्स तो 0 है तो फर्स्ट टर्म मेरी 0 हो जाती है, और सेकेंड टर्म में मैं रख देती हूँ ई वाई, और बी वाई का संबंध मैंने अभी अभी निकाला है माइनस ई जेड अपॉन बी के बराबर है, और ई जेड इंटू बी जेड, बी जेड का मान भी मैंने यहाँ रख दिया, मुझे मिला था ई वाई अपॉन बी, वो मैंने रख दिया। अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो मुझे मिल जाता है कि दोनों टर्म्स इक्वल एंड अपोजिट हैं, यानी एक प्लस की टर्म है तो दूसरी माइनस की, तो दोनों आपस में 0 हो जाती हैं। तो इस तरह से ई डॉट बी मुझे 0 मिलता है, और ई डॉट बी 0 होने का मतलब है कि आपके पास विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र भी परस्पर लंबवत हैं। तो मेरे पास क्या परिणाम निकल के आया कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो ट्रांसवर्स नेचर की हैं, और इस तरह से हैं कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के घटक तरंग संचरण की दिशा के तो लंबवत कंपन करते ही हैं, और ये परस्पर भी आपस में भी लंबवत होते हैं। यानी अगर मैं मानूं कि तरंग संचरण की दिशा x है, विद्युत क्षेत्र अगर y दिशा में कंपन कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र z दिशा में कंपन करेगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय में जो तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हैं वो समान कला में संचित होते हैं। तो इसके देखने के लिए हम क्या करते हैं कि अभी अभी हमने देखा है कि x दिशा में संचित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए मुझे ई एक्स 0 मिलता है, बी एक्स 0 मिलता है, और बी वाई का मान माइनस ई जेड अपॉन वी मिलता है, और बी जेड का मान ई वाई अपॉन वी मिलता है। तो यहाँ से मैं चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालती हूँ तो मुझे मिल जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर की पावर हाफ। यहाँ हम बी एक्स बी वाई बी जेड सबके हमने मान रख दिए, और इसको सॉल्व किया तो मुझे मिल जाता है 1 अपॉन बी ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर की पावर हाफ। ये मान मैं जानती हूँ ये विद्युत क्षेत्र का परिमाण है। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण मुझे मिल जाता है विद्युत क्षेत्र के परिमाण डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बराबर। यानी हम यहाँ से सिद्ध कर सकते हैं कि जो परिमाण हैं दोनों के वो परस्पर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि, और अगर मैं ये मान लूँ कि निर्वात की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये वेलोसिटी c के बराबर हो जाएगी, तो मैं ये देख सकती हूँ कि जो E और B का अनुपात है वो C के बराबर होगा और वो नियत होगा, और चूंकि B इज प्रोपोर्शनल, B का जो परिमाण है वो E के परिमाण के समानुपाती है। इसका मतलब अगर E अधिकतम मान को प्राप्त करता है तो B भी प्राप्त करता है, B न्यूनतम मान को प्राप्त करता है तो E भी न्यूनतम होता है। इस प्रकार से E और B समान कला में संश्रित होंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। और साथ में मुझे ये भी मिलता है कि E बाई B का मान किसके बराबर होता है, माध्यम में तो ये B के बराबर होगा, लेकिन निर्वात में ये C के बराबर होगा, प्रकाश के वेग के बराबर होगा, जो कि नियत रहता है।
अब एक और प्रॉपर्टी हम चूज करने जा रहे हैं और वो है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो निर्वात में प्रतिबाधा है वो 377 ओम होती है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमने देख लिया है कि E/B = V है, और E/B अगर निर्वात में मैं देखूं तो ये C के बराबर है, और यहाँ से अगर मैं देखूं तो C का मान मैं रखती हूँ तो 1/μ0ε0 होता है, और V का मान जब मैं माध्यम में रखती हूँ तो 1/μ होता है। तो यहाँ से B = μH है, तो ये E/H बन जाता है। तो E/H का मान मुझे मिल जाता है √μ/ε के बराबर। इस प्रकार से मैं पाती हूँ कि E और H का जो अनुपात है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र का जो रेशो का अनुपात है, वो मुझे मिल जाता है √μ0/ε0 के बराबर। और चूंकि E की जो इकाई है विद्युत क्षेत्र की इकाई वो वोल्ट पर मीटर है, और चुंबकन क्षेत्र की इकाई एम्पियर पर मीटर है, तो E/H की जो इकाई मुझे मिलती है वो वोल्ट पर एम्पियर मिलती है, यानी कि ओम है। तो इसका मतलब मैं ये मान सकती हूँ कि जो E/H है वो माध्यम या निर्वात की प्रतिबाधा है। डिपेंड करता है कि हम इसको निर्वात में लिख रहे हैं या माध्यम में। माध्यम में लिखेंगे तो हम √μ/ε लिखेंगे, निर्वात में लिखेंगे तो √μ0/ε0 लिखेंगे। तो ये जो मान है ये कहलाता है निर्वात की या माध्यम की। यहाँ चूंकि मैंने निर्वात में लिखा है तो ये कहलाएगी निर्वात की लाक्षणिक प्रतिबाधा या नैज प्रतिबाधा, और यहाँ पर ये कहलाएगी माध्यम, क्योंकि यहाँ मैंने माध्यम के लिए निरूपित किया है, तो ये कहलाएगी माध्यम की लाक्षणिक या नैज प्रतिबाधा। अब निर्वात के लिए जब मैं इसका मान निकालने लगती हूँ तो μ0 का मान मुझे मालूम है 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है, और ε0 का मान 4π × 9 × 10⁹ का इन्वर्स फैरेड पर मीटर होता है। तो इससे मुझे मिल जाता है कि जो निर्वात के लिए लाक्षणिक प्रतिबाधा है वो मुझे मिल जाती है ηV = √μ0/ε0 मान जब मैं रख देती हूँ तो मुझे मिल जाता है 120 ओम, या फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो मुझे मिलता है 377 ओम। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की निर्वात में जो लाक्षणिक प्रतिबाधा है उसका मान मुझे मिलता है 377 ओम। तो ये थे सारे हमारे पास विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण। धन्यवाद।